दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से इशिका को अशोक ग्रोवर कॉल करते हैं और अपने दुख के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अब इन सुइयों और इन जो ड्रिप चल रही है उनसे परेशान हो चुके हैं। वो इशिका से मिलना चाहते हैं और इशिका को अभी वो बुलाना चाहते थे। तभी इशिका ने कहा, हाँ मैं कल आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी। उनको लगने लगा था कि अब वो पक्का आएगी और उनको दिल को थोड़ी सी तसल्ली भी मिल गई थी। इशिका भी बेचारी झुंझलाहट से भरी हुई तो थी, उसको चिंता भी थी और वो बड़े ही परेशान भी थी। वो क्या कर सकती थी कि उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें मीडिया में फैल चुकी हैं। अशोक ग्रोवर भी अपने बेटे विक्रांत ग्रोवर को लेकर बड़ी चिंता में थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं की थी। वो ही जान रहे थे कि उनका बेटा ये सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा। इसलिए वो इशिका को अपने पास बुलाना चाहते थे और उससे कुछ बातें करना चाहते थे, जिससे उन दोनों के रिश्ते को कोई आंच न आए और उनका रिश्ता ऐसे ही बड़े सुकून से चलता रहे और प्यार बना रहे। अब आगे दोस्तों, आज के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, सिर्फ इतना ही हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कहानी सुने तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी नहीं जाता और मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। मैं नई नई कहानियां और आपके पास भी लेकर आता रहूंगा और एक नई कहानी भी हम और आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। शायद अगले हफ्ते से 1 तारीख से या 2 तारीख से हम आपको नई कहानी भी लेकर सुनाएंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अभी उनकी बातें खत्म हुई थी। विक्रांत ग्रोवर देर रात को घर पहुंचा था। उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें थी और आंखों में भारीपन। दिन भर की विदेशी इन्वेस्टरों से हुई लंबी बैठकों का असर उसके हाव भाव में साफ दिखाई दे रहा था। ये लोग न तो केवल ग्रोवर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बल्कि उसके पर्सनल जीवन में भी गहरी रुचि रखते थे। उस इंसान के कारण जिसके साथ कुछ दिनों पहले ही वो मीडिया की सुर्खियों में आ गया था, वो नाम सिर्फ इशिका ही था। इशिका के कारण ही वो आजकल ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में चल रहा था और कागजों पर भले ही वो हॉल में कंपनी का मालिक हो, लेकिन हकीकत यही थी कि जब से अशोक ग्रोवर बीमार पड़े थे, विक्रांत की कंपनी का ही संचालन कर रहे थे। ये जिम्मेदारी उन्होंने कभी चुनी नहीं थी, पर निभाई अपने पूरे समर्पण के साथ थी। जब से ही उन्हें लगा था कि अपने दादाजी की तबीयत ज्यादा बीमार है, तो वो कंपनी को नित्य प्रतिदिन से एक एक चीजों को संभालते जा रहे थे। जैसे ही वो घर के अंदर आए, एक कर्मचारी उनके सामने आई और उनकी आंखों में झिझक थी। तभी उसने कहा, यंग मास्टर वेलकम, क्या आपके लिए मैं खाना तैयार करूं? उसने संकोच से पूछा। विक्रांत ने आते ही वो संयोगवश वहीं थी और स्वाभाविक रूप से पूछ बैठी, लेकिन उसके इस प्रश्न में चिंता वो जो देख रहा था वो तुरंत पहचान गया था, क्योंकि सभी को पता था कि आज इशिका अरोड़ा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। यह उसके लिए कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो सुबह सुबह ही अपने कमरे से बाहर आ जाती थी और जब से वो इस घर में आई थी, उसने हर किसी से बड़ा ही प्यार से व्यवहार किया था। घर के सब लोग उसे पसंद भी करने लगे थे। हर रात वो अपने लिए कुछ न कुछ रसोई में बनाती जरूर थी, कभी हल्का खाना तो कभी चाय तो कभी उन लोगों के लिए भी कुछ विशेष। लेकिन आज कमरे से वो बाहर नहीं आई थी। अफवाहों और खबरों के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे आज किसी का चेहरा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। कर्मचारियों के बीच भी इस विषय में फुसफुसाहटें थी। कुछ लोग उसे ब्लॉग पर संदेह भी कर रहे थे, जिसमें इशिका पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे, जबकि बाकी उसे गलत और घिनौना कह रहे थे। उनका मानना था कि इशिका जैसी शांत और व्यवहार कुशल लड़की ऐसी बातों में शामिल नहीं हो सकती। विक्रांत को भी उन्हें स्टाफ को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कहीं न कहीं इशिका के साथ कुछ हुआ है और वो शायद कुछ ज्यादा ही दिक्कत में है। तभी उसने उसको पूछते हुए कहा, क्या इशिका ने खाना नहीं खाया? उस स्टाफ ने उत्तर दिया, जी नहीं यंग मास्टर, उन्होंने अभी तक खाना क्या, वो अभी तक बाहर भी नहीं आई। उसका सिर झुका हुआ था। वो सिर्फ विक्रांत के जूते की देख पा रही थी। बाहर धूल भरा मौसम था और फिर भी जूते अभी भी पॉलिश किए गए थे। उसके मन ही मन उसने सोचा कि क्या वो खुद ही अपने जूतों पर चमकता होगा।
तभी विक्रांत ने कहा, ठीक है, एक काम करो, एक ओट्स का बोल तैयार करो और ऊपर ले आओ। उसे अभी अपने खुद के खाने की भी परवाह नहीं थी। वो जानता था कि इशिका मीडिया की मार से अनजान थी और इस आंधी में वो अकेली महसूस कर रही होगी, और ऐसे में कोई भी इंसान टूट सकता है जिसने आज तक इतनी बड़ी चीजों को कभी फेस ना किया हो और कभी भी अपने आप के व्यवहार के प्रति गलत नहीं देखा और कभी नहीं सुना हो। वो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे झेल सकता है? विक्रांत ये बातें पूरी तरीके से महसूस कर रहा था। वो लगातार सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे ऊपर गया। अपने कमरे के दरवाजे के सामने रुककर उसने अंदर की ओर हाथ बढ़ाया और एक क्षण के लिए ठिठक गया। तभी उसे याद आया कि इशिका ने गुस्से में आज उसे कमरे से बाहर रखने की धमकी दी थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा सच में करेगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बंद था। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, चुप रहो, दरवाजा मत तोड़ो, मैं सोने की कोशिश कर रही हूं, प्लीज बाहर ही रहो। और यह आवाज सुनते ही विक्रांत चौंक गया। आवाज में रोने की कोई हलचल नहीं थी और यह जानकर उसे थोड़ी सी तो राहत मिली कि इशिका अपने आप के अंदर ही है। वो ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन यह बात उसे कचोट रही थी कि वो दरवाजे के बाहर था और वो उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। तभी उसने हैंडल को घुमाते हुए नरम आवाज में कहा, इशिका, दरवाजा खोलो। लेकिन इशिका ने अपने उसे गुस्से वाले लहजे में अंदर से ही जवाब दिया, मैंने कहा ना कहीं और सो जाओ, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था, आज मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, तुम कहीं बाहर ही सो जाओ। विक्रांत का दिमाग घूम गया। एक तो यह कमरा उसका था और उसी का घर था, और वो लड़की उसके घर में और उसी के कमरे पर आने से उसे रोक रही थी। तभी उसने रुक कर कहा, इशिका, तो फिर कहां जाऊं मैं? उसकी आवाज में अब भी झुंझलाहट थी। इशिका ने कहा, जहां भी तुम जाना चाहो जा सकती हो। विक्रांत अब अधीर हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन में क्या करे। तभी उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था। उसने गुस्से में कहा, इशिका, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, देख लेना फिर। लेकिन इशिका को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कोई परवाह नहीं की कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। तभी उसने उसे और खिजाते हुए कहा, ठीक है, तोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। ये सुनते ही वो कुछ पलों के रुका, फिर चुपचाप नीचे चला गया। करता भी क्या, दरवाजा तो तोड़ नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उसे कुछ समझ में आया और वो मास्टर चाबी ले आया। मास्टर चाबी लेकर ऊपर आया और ये अच्छा था कि स्पेयर चाबी उसके पास थी। इशिका ने भले ही कुंडी लगा रखी थी, मगर वो बाहर से दरवाजा अब खोल सकता था। तभी उसने ऊपर आकर अंदर चाबी डाली और घुमा दी। झट से दरवाजा खुल गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और इशिका बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो सो नहीं रही थी जैसा उसने कहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर रहे हुए थे। विक्रांत का उसको देखकर एक पल में जो उसके गुस्सा था वो पिघल गया। उसने उसे इस हालत में कभी देखा नहीं था और उसने महसूस भी नहीं किया था कि इशिका इतनी ज्यादा खराब हालत में होगी। वो उसके पास आया और उसने कहा, इशिका, तुम रो क्यों रही हो? इशिका ने उसकी ओर देखा, नजरें मिलाई, पर उसकी आंखों में उसने कोई भी सवाल नहीं दिया। उसकी आंखों में व्यंग था। उसने अपने होठ सिकोड़ लिए और फिर कहा, क्यों क्यों सुअर उड़ नहीं सकते? विक्रांत के सुनकर भौहें चढ़ गई। उसकी बात में यह समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रही है। कहा तो वो उसे पूछ रहा है कि वो रो क्यों रही है, और वो उसे कह रही है कि सुअर उड़ नहीं सकते। उसकी बात का वो मतलब क्या समझे? तभी उसने बड़े ही प्यार से, मासूमियत से जवाब दिया, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। उसने कहा, इशिका, इसमें तुम्हें रोना क्यों पड़ेगा? ये तो तुम्हारी गलती नहीं। सुअर का स्वभाव ही ऐसा है कि वो उड़ नहीं सकते, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इशिका को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने उसकी बात को सच मान लिया। उसने सिर झटकते हुए मुस्कान दबाई, लेकिन हंसी रुक नहीं पाई। वो तो समझ रही थी कि क्या पता ये विक्रांत उसकी बात को समझेगा या नहीं, लेकिन उसकी बात को तो उसने समझकर एक्सप्लेन भी कर दिया था। तभी विक्रांत ने संजीदगी में पूछा, अब तुम हंस रही हो,
मैंने ऐसा क्या मजाक कर दिया? वो बेचारा इसी उलझन में था कि ये लड़की का दिमाग कैसा है। कई एक मिनट में तो हंसने लगती है और एक मिनट में आंसू ले आती है। तभी इशिका ने धीरे से कहा, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। उसने अपने होठों पर हाथ रखा और जैसे खुद से बातें कर रही हो। उसे विक्रांत में अब दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वो उसे अपने पास करीब करीब अच्छा महसूस करने लगी थी। विक्रांत ने सुनकर भौहें चढ़ा ली। वो अब भी समझ नहीं पाया कि उसकी बात का मतलब क्या है। उसने फिर पूछ लिया, अब इसका क्या मतलब है इशिका? इशिका ने कहा, क्या आपको वाकई लगता है मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि सुअर उड़ नहीं सकते? उसने और भी भ्रमित होकर पूछा। हाँ, तो तुमने ऐसा क्यों कहा होगा? इशिका बिस्तर से उठते हुए बोली, अरे तो क्या आपने कभी व्यंग्य के बारे में सुना है? विक्रांत ने कहा, हाँ, मैं हार्वर्ड गया था। और ये जैसे इतनी तेज उसने बोला कि जैसे अगर वो हार्वर्ड गया है तो उसको सब कुछ चीजों का पता होगा। तभी इशिका ने और ज्यादा व्यंग्य कसते हुए कहा, ओह, तो आपके हार्वर्ड ने आपको ये नहीं सिखाया कि व्यंग्य क्या होता है? मैं व्यंग्य कर रही थी विक्रांत। मैं आज की खबर से बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि आप समझेंगे और बिना पूछे ही आप सब कुछ जान लेंगे, लेकिन आपने तो कोई जाना भी नहीं। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये सुनते ही विक्रांत की नजरें झुक गई। उसे पता था कि मीडिया ने उनके बारे में क्या क्या चीजें गलत फैलाई है, और खासकर इशिका को लेकर। इशिका को एक गोल्ड डिगर बता दिया था और एक ऐसी लड़की जो अपने अस्तित्व के लिए किसी को भी कुछ भी देने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि वो इतनी झूठ बोलकर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सच में वो ऐसी थी नहीं। ये तो सारी करामात आरव की थी। आरव ने ये सब चीजें फैला दी थी। आरव चाहता था कि अगर वो अपने जिंदगी से निकल गई है तो आरव उसे खुश नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि अगर वो उसके पास नहीं तो वो किसी के पास भी जाकर खुश नहीं रह सकती। उसने तभी विक्रांत ने उसे धीमे से कहा, मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता था। मैं चाहता था कि सब कुछ सही हो और तुम इसे समझो। तभी इसी बीच बाहर से हल्की आहट हुई। दरवाजे के बाहर कोई आ गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस समय उनके पास कौन आया होगा। विक्रांत भी यही सोच रहा था कि इस समय क्या ऐसा कौन आदमी आ गया जो उनके दरवाजे के बाहर है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दरवाजे के बाहर आखिर कौन आया होगा? क्या होगा वहां पर अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून FM चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें और शेयर जरूर कर दें।